तो सवाल हम लोगों के सामने है। एक ट्रेन है, दो स्टेशंस पे वो रुकती है, डी डिस्टेंस अपार्ट। अगेन जो भी वेरिएबल्स हम लोगों को दिए हुए हैं उसको पहले मार्क कर लिया जाए। डी डिस्टेंस अपार्ट एंड टेक्स टाइम टी ऑन द जर्नी फ्रॉम वन स्टेशन टू द अदर, assuming that its motion is first of uniform acceleration alpha and then uniformly of uniform retardation beta, show that इतना इतना। अच्छा ठीक है, इस सवाल को भी अगर नाइन्थ क्लास का ही अगर रेट अगर किया जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। देखो ध्यान से, एक ट्रेन है, दो स्टेशन पर रुक रही है, डी डिस्टेंस अपार्ट। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? तो ये जो शो डैट है उसमें फिर स्टार्टअप कैसे करी यही नहीं समझ रहा। हाँ, तो जैसे ही तू प्रॉब्लम को अपना लिखेगा अपने आप सारी चीजें उसमें क्लियर आउट हो जाएंगी। ठीक है, देखो यहाँ डी डिस्टेंस की जो दूरी है उसको दो हिस्सों में कवर किया जा रहा है, समझे। पहले में एक्सेलरेशन तुम लोगों का है अल्फा और दूसरे में एक्सेलरेशन है तुम लोगों का माइनस बीटा, ऐसा। बस हो गई बात खत्म। टोटल टाइम टेकन फॉर द जर्नी इज टी। अब मेरे को एक बात बताओ, इनिशियल उसमें स्पीड मेरे को कहीं दे नहीं रखी है, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ इनिशियल स्पीड उसकी 0 है। यहां पर उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? यहां पर जब उसने क्या किया, फ्रॉम वन स्टेशन टू द अनदर, अज्यूमिंग दैट इट्स मोशन इज फर्स्ट ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक है, अच्छा तो एक सेकंड रुकोगे। अज्यूमिंग दैट इट्स मोशन इज फर्स्ट ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अल्फा, है ना, एंड देन इमीडिएटली ऑफ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बीटा। तो कितने टाइम तक एक्चुअल में वो चला है तुम्हारा? एक सेकंड ना, अल्फा में वो कितने टाइम तक रहा है और बीटा में वो कितने टाइम तक रहा है। अब उसको एग्जैक्टली ऐसा मिडवे तो हम लोग मान नहीं सकते, ठीक है। तो उस चीज का समाधान तुम कैसे करोगे, थोड़ा सा मुझे विचार लेने दो, ठीक है। अपने को एक्चुअल में पता नहीं है कि कितने टाइम तक वो अल्फा में रहा है और कितने टाइम तक वो बीटा में रहा है, ऐसा मिड में अपन थोड़ी ले सकते हैं। ठीक है, तो भाई मान लेते हैं कि सर्टेन टाइम t1 तक वो लेट्स से तुम्हारा अल्फा एक्सेलरेशन के साथ चला, फिर उसके बाद फिर इमीडिएटली उसने कैसा बीटा एक्सेलरेशन ले लिया। उसको अगर ग्राफ ही ग्राफ अभी हम लोग कुछ टाइम से एक्चुअल में पढ़ रहे थे, तो लेट्स से अल्फा एक्सेलरेशन तक वो चले और उसके बाद उन्होंने बीटा एक्सेलरेशन उठा लिया, ऐसा। तो जैसे वीटी टाइम ग्राफ उसका अगर बना होगा तो कुछ ऐसा बना होगा, ठीक है। और इसमें जो एरिया अंडर द कर्व तुम्हारे पास आएगा टोटल, वो कितना आएगा? डी आएगा। खैर ये कुछ सिचुएशन है ऐसी, ठीक है। अच्छा, तो मेरा ये बोलना है, मान लेते हैं t1 टाइम तक उसका एक्सेलरेशन रहा अल्फा, ठीक है। t1 टाइम तक उसका एक्सेलरेशन रहा अल्फा और t2 टाइम तक उसका जो एक्सेलरेशन रहा वो रहा माइनस बीटा। अब मुझे ये दे रखा है कि t1 प्लस t2 कितना है अपने पास? t है टोटल। अच्छा, तो आफ्टर टाइम t1 उस बंदे की स्पीड क्या हो जाएगी, उस ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी? आफ्टर टाइम t1 उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? v1 दैट विल बी इक्वल टू अल्फा t1। इनिशियल स्पीड तो अपन ने 0 मान रखी है, दे भी नहीं रखी ना उन लोगों ने, तो अब करें क्या? स्टार्ट तो करना है अपने को। अच्छा, उसके बाद इस स्पीड के साथ अगर वो ट्रैवल कर रहा है, समझे, अभी फिर उसकी इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी? ये उसकी इनिशियल स्पीड हो जाएगी आफ्टर टाइम t1। अच्छा, और उसके बाद बचा हुआ कितना टाइम है अपने पास? t1 माइनस सॉरी t माइनस t1, ठीक है, यही टाइम अपने पास बचा हुआ है ना। तो इतने टाइम में, ठीक है, अच्छा पहले तो वो t1 टाइम में दूरी कितनी ट्रेवल कर लेगा उसको भी देख लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा अपने पास? तुम उसको ऐसा देखो, यहाँ एक्चुअल में t1 टाइम ये वाला रहा, ठीक है, और ये t2 टाइम वाला ये वाला रहा, समझे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड टोटल अगर तुमको लिखनी है तो ये वाली जो d1 है, ये वाला जो d2 है, समझे। d1 को कैसे लिखोगे तुम? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा।
और D2 को कैसे लिखोगे? UT उसमें ये रहेगा U, इनिशियल स्पीड तो ये रहेगी ना, यहाँ पर उस पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाएगी तुम्हारे पास एट दिस जंक्शन, ठीक है क्या, एट दिस जंक्शन, यहाँ पर इस जंक्शन में उस पार्टिकल की स्पीड क्या रहेगी अल्फा T1, समझ गए? पार्टिकल्स स्पीड व्हेन एक्सेलरेशन एब्रप्टली चेंजेस, ठीक है, व्हेन स्पीड चेंजेस, एक्सेलरेशन चेंजेस एक्चुअली, ठीक है ऐसा। तो वहां पर अपने को उसकी स्पीड निकली हुई है, तो जो D2 होगा उसको भी मैं बड़ी आसानी से लिख सकता हूँ, ठीक है। D2 कितना लिख लूंगा मैं, UT, ठीक है। अच्छा T कितना लिखोगे तुम, यहां से यहां तक उसको जो टाइम लगा, ठीक है, वो कितना लगा T2, ये यहां से उसने स्टार्ट अगर किया, यहां से अगर उसने स्टार्ट किया से लेकर यहां तक, तो उसको टाइम कितना लग रहा है T2, तो UT प्लस हाफ, अच्छा प्लस हाफ AT², ठीक है, माइनस बीटा इसीलिए लिखा गया है, एक्सेलरेशन उसमें नेगेटिव है ना, उसने दे रखा है रिटार्डेशन है। अच्छा ये सिचुएशन है अपने पास, और D1 प्लस D2 ये चीज मुझे पता है, वो है अपने को दे रखा है D दे रखा है, समझे, इतना अपने को दे रखा, ठीक है। अच्छा अब और तुम क्या कर सकते हो, D2 इतना आ जाएगा, ठीक है, रुको जरा रुको, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है, अपने को ये चीज पता है, हाफ अल्फा T1² प्लस अल्फा T1 T2 माइनस हाफ बीटा T2², ये चीज अपने पास है D। अच्छा इसके अलावा T1 प्लस T2 ये चीज हम लोगों के पास है T, ये दो बातें हैं अपने पास। अच्छा अब इसकी मदद से अपने को प्रूफ करना है कुछ, तो कैसे कर सकते हो, सवाल एक बार थोड़ा देख लेते हैं अपन। सवाल में ऐसा लिखा गया है, assuming that its motion is first of uniform acceleration alpha and then immediately of uniform retardation beta, ठीक है। यहाँ पर T1 और T2 को अपने को एलिमिनेट अगर अपन ने कर भी लिया, अपने पास वेरिएबल्स कितने हैं, T1 अपने को नहीं पता है, अपने को T2 नहीं पता है, ऐसे दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स को एक्चुअल में उड़ाना पड़ेगा इन दो इक्वेशंस की मदद से, बट क्या उड़ा सकोगे क्या? अच्छा इसमें तुम इसको थोड़ा सा अगर ऐसे अगर टैकल करो तो शायद सिचुएशन बन जाए। जैसे ग्राफ अगर तुम देखो तो इनिशियल पार्ट की जो स्लोप है दैट स्लोप इज अल्फा, और यहाँ जो स्लोप है दैट स्लोप इज बीटा, ठीक है। अच्छा तो इसको अगर तुम देखो, ये है तुम्हारे पास टाइम T1, ये वाली जो टाइम है T1 है, ये वाला जो टाइम है दिस इज T2, दिस इज T2। एरिया अंडर द कर्व हैज बीन गिवन टू अस एज D। अच्छा जो ये वाली जो स्पीड जाएगी, ये VT कर्व है, ये हो जाएगी अल्फा T1, समझ गए।
इससे क्या चीज निकल के आती है तुम्हारे सामने? एरिया अंडर द कर्व अगर तुम देखो तो हाफ, ये जो टोटल टाइम है अपने पास ठहरा, ये टी हो गया। अच्छा, तो इससे एक चीज तुम निकाल सकते हो, हाफ जो पहले ट्रायंगल का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा? वो कितना हो जाएगा? हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, प्लस, अच्छा जो दूसरे ट्रायंगल का जो एरिया है वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? स्लोप अगर उसका बीटा है, ठीक है, तो हाइट फिर तो यार चेंज हो जानी चाहिए। हम्म, अच्छा यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई है, ये वाली इक्वेशन एक्चुअल में गलत रहेगी। अगर उसकी एब्रप्ट अगर एक्सेलरेशन अगर उसका बीटा हो गया है ना, और अगले टी टू टाइम में अगर वो मान लेते हैं ट्रैवल अगर वो कर रहा है, तो यहाँ देखो उसकी एब्रप्ट स्पीड में तो चेंज नहीं आ सकता, एब्रप्ट चेंज तो नहीं आ सकता ना। उसी इंस्टेंट कैसा उसने अगर अपना एक्सेलरेशन अगर चेंज कर लिया है, इससे देखो मेरे पास रिलेशनशिप क्या आता है, अगर इस चीज का स्लोप अगर तुम्हारे पास बीटा है तो इससे एक चीज आ जाती है, यहाँ देखो ये अल्फा टी वन है अपने पास, ठीक है क्या? तो अल्फा टी वन अपॉन टी टू, ये चीज अपने पास बीटा दी हुई है, ठीक है, क्योंकि ये वाली जो हाइट है तुम्हारे पास, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये वाला जो बेस है, ये स्लोप अपने को दे रखा है ना कि ये बीटा है। मैं इसमें अब ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि यहाँ पर एब्रप्ट चेंज इन स्पीड नहीं आ सकती और नहीं आ भी नहीं सकती, ठीक है क्या? वो पहले एक्सेलरेट हुआ है फिर बाद में डिसलरेट हो रहा है, बस इतना सा मामला है, ठीक है। तो ये ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है, ये ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये ठीक है, बट ग्राफ से एक्चुअल में हमें ये रिलेशनशिप मिल जाता है, ठीक है। तो इससे तुम अगर देखो तो अब हम लोगों के पास एरिया अंडर द कर्व अगर हम लोग लिखेंगे तो उसमें तुम लिख सकते हो हाफ बेस हो जाएगा तुम्हारे पास टोटल, ये ऐसा, ठीक है, बेस तुम इतना ले सकते हो, हाइट तुम इतना ले सकते हो, ठीक है क्या? और ये चीज हम लोगों को दे रखी है डी, हाफ बेस इंटू हाइट, है कि नहीं? अच्छा, बेस इंटू हाइट, रुकोगे जरा, ये तो है अपने पास टी वन प्लस टी टू बराबर टी होगा अपने पास, ये भी तो है। तो यहाँ से तुम ये उठा सकते हो टी वन बराबर टू डी अपॉन अल्फा टी, ठीक है, ये हो जाता है। इसको यहाँ पुटअप करो, टू डी अपॉन अल्फा टी प्लस टी टू कितना हो जाएगा? अल्फा बाय बीटा टी वन, ठीक है, टी वन है अपने पास टू डी अपॉन अल्फा टी, ऐसा, टी टू अल्फा बाय बीटा टी वन, तो अल्फा बाय बीटा टी वन, ठीक है, ये होकर अपने पास है टी, तो इससे तुम ये लिख सकते हो वन प्लस अल्फा बीटा बराबर टी, इससे क्या आ रहा है देखो, इससे आ जाएगा यहाँ देखो डी, टी स्क्वायर बाय टू डी है ना, तो
t square by 2d comes out to be 1 upon अल्फा 1 प्लस अल्फा बाय बीटा, ऐसा। तो ये चीज आ जाएगी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ऐसा। ठीक है। खैर मैं थोड़ा सा इसे तुम्हें समझा दूं मामला हुआ कैसा है। अगर तुम सिंपली अगर इक्वेशंस के थ्रू अगर तुम जाते, ठीक है क्या, तब तो मुझे नहीं लगता तुम्हारा बेड़ा पार हो पाता। अगर खाली अगर तुमने इक्वेशंस अगर लिखी रहती, ठीक है क्या, ये दोनों, तो उससे तुम्हारा बेड़ा पार लगना असंभव था, नहीं हो पाता उससे। ठीक है। अब देखो जरा ग्राफिकली मैंने इस चीज को कैसे सॉल्व किया है, ध्यान दोगे। ये कहीं तुम्हें ऐसा, मतलब ये ग्राफिकल वाला सॉल्यूशन मुझे नहीं लगता कि किसी और के दिमाग में ये चीज घुसी होगी। वैसे तो लोगों ने, करने वाले लोगों ने किया होगा, ठीक है क्या, बट मुझे फिर भी ऐसा लगता है ग्राफ के वाया जो अभी ये सॉल्यूशन पुटअप किया गया है वो अच्छा है कई मानों पर। यहाँ देखो मामला ऐसा है कुछ, ठीक है। इसमें ये अगर तुम लोगों का वीटी ग्राफ है, ठीक है, तो इनिशियल स्पीड मैंने जीरो मान रखी है, बिकॉज अगर उसको भी मैं अगर वेरिएबल ले लूंगा तब तो सवाल सॉल्व ही नहीं होगा। अच्छा, ये तुम्हारा जो टाइम है दिस इज टाइम t1, ठीक है, और जो ये वाला टाइम है तुम्हारा दिस इज टाइम t2। जो ये वाली स्पीड है आफ्टर टाइम t1, ये क्योंकि एक्सेलरेशन वाला पार्ट है, इसकी स्लोप कितनी है अपने पास, अल्फा है। ठीक है, स्लोप अगर अल्फा है तो उससे भी तुम ये वाला जो वर्टेक्स है, ये वाली जो हाइट है वो निकाल सकते हो। कैसा, हाइट अपॉन, जैसे अगर मान लेते हैं इस चीज को अगर तुम h अगर बोलोगे, ठीक है, तो h अपॉन t1 दैट विल बी व्हाट, अल्फा। h आ जाएगा ना तुम्हारे पास अल्फा t1, ठीक है। तो ये जो है अपने पास, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये कितना हो जाएगा, अल्फा t1, ऐसा। अब जो ये वाला जो स्लोप है ये अपने को कितना दे रखा है, ये हम लोगों को दे रखा है बीटा, समझे। अब जाहिर सी बात है लाइन अगर ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है, ये अगर ऑब्ट्यूस एंगल अगर बन रहा है तुम्हारा, तो जाहिर सी बात है वो स्लोप एक्चुअल में नेगेटिव है, समझे। तो बीटा इज अ नेगेटिव नंबर, ठीक है। रिटार्डेशन बीटा मतलब कैसा है, जैसे मैं अगर तुमको ये कहूँ, अगर कोई तुमसे एक्सेलरेशन अगर पूछेगा इन दिस पार्ट, ऐसा, तो साइन वगैरह में ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर स्लोप का अगर तुम एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड अगर मांगोगे इस लाइन का, मान लेते हैं ये है तुम्हारे पास एक, ये दो, ऐसा, इस लाइन की अगर कोई इंसान तुमसे स्लोप अगर मांग रहा है, तो कायदे से तुम्हें आंसर क्या देना चाहिए, -हाफ, ऐसा, ठीक है। कायदे से आंसर यही देना चाहिए, बट मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप कितना है, हाफ, ठीक है। तो वहां पर मुझे एक्चुअल में दे रखा है कि रिटार्डेशन बीटा है। इसका मतलब क्या दे रखा है मेरे को, प्लस बीटा माइनस बीटा, ऐसा कुछ नहीं, मतलब उसने खाली ये बता रखा है कि रिटार्डेशन कितना है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, ऐसा। जैसे अगर रिटार्डेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो मैं उसमें ये वाली हाइट डिवाइडेड बाय ये वाली हाइट, ये वाली दूरी डिवाइडेड बाय ये वाली दूरी, इसको कितना उठाऊंगा, वो रहेगा मेरा बीटा, ऐसा। जैसे सवाल में कभी भी तुमको ऐसा नहीं दे सकता ना कि वो रिटार्डेशन ऑफ -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर एक्सेलरेशन ऑफ -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वहां पर एक्चुअल में सवाल में या फिर कभी किसी प्रॉब्लम के आंसर में भी तुम्हें हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में चीजें लिखकर लिखी हुई मिलेंगी। उसको साइन के जैसा तुमको इंटरप्रेट करना है, तुमको पता रहना चाहिए वो इंटरप्रिटेशन कैसा है। एक्चुअल में सवालों में जब इक्वेशंस में तुम उसको यूज करो, तब तुम्हें वो इंटरप्रिटेशन पता रहना चाहिए कि वो मामला कैसा है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दोगे, जैसे अगर उसने मुझे अगर बताया है कि पहले पार्ट में एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन की वैल्यू मान लेते हैं अल्फा है, इसका मतलब अल्फा एक नंबर है वो बता रहा है मेरे को कि जैसे 10 होगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, जैसे अगर तुम एक वीटी कर्व अगर बनाओ ऐसा, तो उसमें अगर ये वाली दूरी मान लेते हैं 5 है, तो एक्सेलरेशन अगर उसका 10 अगर रहना है, तो इसको 50 रहना पड़ेगा फिर, ऐसा। तभी तो 50/5 10 होगा, ठीक है क्या। तो उसमें साइन वगैरह में कहीं ऐसा कुछ कंफ्यूजन बीच में उत्पन्न नहीं होना चाहिए, समझ गए, कि उसको तो प्लस लिखना चाहिए था। तो सवाल में कभी भी वो प्लस या माइनस वगैरह नहीं लिखा जाएगा। उसमें सवाल में एक्चुअली हमेशा एक इंग्लिश लैंग्वेज में एक वैल्यू तुमको दी हुई रहेगी, उसको तुमको जैसे अपना इंटरप्रीट करना है तुम उसको ऐसे इंटरप्रीट करो, ठीक है क्या। तो मैं गिवन वैल्यूज को कैसे इंटरप्रीट कर रहा हूँ, देखो मुझे दे रखा है कि नेक्स्ट पार्ट में जब वो T2 वाला जब हिस्सा उसका शुरू हो रहा है, तब उस पार्ट में डीसेलरेशन है और वो डीसेलरेशन है बीटा का। इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाली लाइन का जो हिस्सा है, इस लाइन के हिस्से में स्लोप कितनी होगी, बीटा। अब स्लोप बीटा होगी तो मेरे को ये पता है कि ये वाली जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है डिवाइडेड बाय ये वाली जो हाइट है, ये वाली दूरी, इस दूरी के साथ जब तुम रेशियो लोगे, तो रेशियो कितना आना चाहिए, बीटा आना चाहिए, ऐसा। इससे ग्राफ से एक्चुअल में देखो मेरे पास जो इक्वेशंस आ रही है वो बहुत ही
सिंप्लीफाइड और बहुत ही फटाफट उसमें हो जाने वाला काम हो रहा है सब कुछ। ठीक है क्या? देखो कैसे, सबसे पहली बात तो जो एरिया अंडर द कर्व है, ठीक है क्या, एरिया अंडर द कर्व होगा वो हो जाएगा तुम्हारे पास डी। ठीक है क्या? इसका मतलब कितना, हाफ बेस कितना है तुम्हारे पास टोटल, T1 प्लस T2 टाइम्स हाइट, हाइट कितनी है तुम्हारे पास अल्फा T1, ऐसा ये हो जाएगा तुम्हारे पास डी। और T1 प्लस T2 अपने को कितना दे रखा है, ये तो अपने पास गिवन है, T1 प्लस T2 अपने को ऑलरेडी दे रखा है T, ये तो गिवन है। ठीक है, ये भी गिवन है, डी दूरी डी डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, ये भी गिवन है। अच्छा, इसको मैंने ग्राफिकली ही क्यों सॉल्व किया, क्योंकि इस जैसे अम्टीन नंबर ऑफ सवाल, मतलब मैंने कम से कम 100 सवाल इस जैसे देखे हैं अलग अलग स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक्स में, जिसमें फर्स्ट पार्ट में एक्सेलरेशन होता है अल्फा, सेकंड पार्ट में डिसेलरेशन होता है बीटा, उसमें आप डिस्टेंस निकालो और फलाना फलाना जो आपको करना है करो। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ग्राफ्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट prevalent questions appearing in question banks of various coaching institutes। ये मतलब सबसे फेमस चीज है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस चीज, और ये इतनी बार मेरे सामने आ चुका है, इसीलिए ग्राफ मेरे से एकदम तुरंत निकला। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि ये आउट ऑफ द बॉक्स तुमको कभी कुछ और अगर सोचना पड़ेगा या फिर ऐसा वैसा। ठीक है क्या, तो ग्राफिकली सवालों को कर पाने के लिए ये एक सबसे अच्छा उदाहरण लिया जाता है, इस टाइप का सवाल, ये यही सवाल सेम टू सेम। ठीक है, इसके अलग अलग वेरिएंट एक्चुअल में तुम्हें दिखेंगे, समझ गए, इसी सेम सवाल के कि पहले पार्ट में एक्सेलरेशन हुआ, दूसरे पार्ट में डिसलेरेशन हुआ, तो उसी सवाल के अलग अलग वेरिएंट्स एक्चुअल में तुम लोगों को दिखने लगेंगे। ठीक है, लेकिन ये सवाल बहुत अलग अलग फ्लेवर में मैं बहुत बार चक चुका हूँ, बहुत बार मतलब 50 बार कम से कम। ठीक है, खैर, तो एरिया हो गया, टाइम से रिलेटेड हो गया सब कुछ तुम्हारा। अब इसके बाद एक चीज और हम लोगों को लिख सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर जो स्लोप है उसका अगर मैं रिलेशनशिप अगर लिखूं, बीटा की अगर मैं डेफिनेशन अगर लगाऊं, तो उसमें ये वाली जो हाइट है अल्फा T1 डिवाइडेड बाय ये वाला जो तुम्हारा बेस है T2, वो अगर डेफिनेशन अगर मैं लगाऊं, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ स्लोप, ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो, अल्फा T1 बाय T2 बराबर बीटा, ऐसा। ये तीन इक्वेशंस है मेरे पास, समझे, और इन तीनों इक्वेशंस की मदद से वो रिलेशनशिप आ जाएगा तुम्हारे पास बड़ी आसानी से। कैसे लिख लोगे उसको, देखो फर्स्ट इक्वेशन से क्या आ जाएगा, हाफ टी, है ना, हाफ टी अल्फा T1 बराबर डी, T1 प्लस T2 क्योंकि मेरे को टी दिया हुआ था तो उसका मैंने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब इससे T1 आ जाता है मेरे पास कितना, T1 आ रहा है अपने पास, T1 आ जाएगा अपने पास 2D अपॉन अल्फा, ये आ जाता है, T1 आ जाएगा अपने पास 2D अपॉन अल्फा टी। ठीक है क्या, ऐसा। T2 कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, T2 आ जाता है T माइनस, है कि नहीं, इसको तुम ऐसा कर लो, T2 की वैल्यू यहां से उठा लो अल्फा बाय बीटा, ठीक है क्या, T1 ऐसा उठा लो, ठीक है, फ्रॉम 3, समझ गए। और उसके बाद क्या करो, T1 प्लस T2 बराबर T, ये चीज इस्तेमाल कर लो, अल्फा बाय बीटा T1, T1 कितना है अपने पास 2D बाय अल्फा टी, तो ये इसको ऐसा रहने दो, समझ गए क्या। ठीक है, अब T1 प्लस T2 तुम्हारे पास कितना दिया हुआ है, T दिया हुआ है ना, तो जैसे ही ये दोनों वैल्यूज तुम उठा के पटकोगे, ये तो सिंपली वैसे ऐसे भी आ जाएगा, देखो तुम्हारे पास T2 तुम्हारे पास कितना है, अल्फा बाय बीटा T1 है, तो ये T1 प्लस अल्फा बाय बीटा T1 ऐसा इसको कर लो बराबर T है। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा, T1 को बाहर रखो, 1 प्लस अल्फा बाय बीटा बराबर T, और T1 की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं T के टर्म्स में, 2D अपॉन अल्फा टी। ठीक है क्या, 2D अपॉन अल्फा टी ऐसा, 1 प्लस अल्फा बाय बीटा बराबर T, तो इससे तुम्हारे पास फटाक से वो रिलेशनशिप आ जाता है, टी स्क्वायर बाई 2D बराबर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, उससे आ जाएगा फिर फटाक से, ये समझ गए। मेन मुख्य मुद्दे की बात असल में ये रिलेशनशिप्स लिखना है। ठीक है, ये रिलेशनशिप्स लिखना है।
ये वाले रिलेशनशिप्स, एरिया अंडर द कर्व का, एरिया अंडर द कर्व का रिलेशनशिप लिखना, ये तो अपने को गिवन ही है, T1 प्लस T2 बराबर T, और डेफिनेशन ऑफ स्लोप ऐसा। ये रिलेशनशिप्स लिखना एक्चुअल में इंपॉर्टेंट था। अच्छा, अब तुमको वेट करना है कि इसी सेम सवाल का वेरिएंट तुम दोबारा कब फेस करोगे, और फेस जरूर करोगे पक्का, समझे। मेंस में हो सकता है फेस करो, हो सकता है एडवांस में फेस करो, लेकिन फेस जरूर करोगे, ये बात पक्की है। ना फेस करो ऐसा नहीं होगा, मतलब बहुत ही कम चांसेस है, बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सवाल है ये, ठीक है। तो अगर तुम अच्छे डाउट्स अगर नहीं पूछोगे तो चीजों से मिस आउट कर जाओगे। मैं पहले इसको प्लेन इक्वेशंस के थ्रू बनाने की कोशिश कर रहा था, मैं अपना अटेम्प्ट बहुत ही रॉ रखता हूँ, ओरिजिनल रखता हूँ, ताकि तुम्हें वो चीजें दिखे क्या मैं मतलब सवाल एक्चुअल में अप्रोच कैसे कर रहा हूँ। पहले मैंने इक्वेशंस के थ्रू उन चीजों को लिखने की कोशिश की, समझे। फिर क्योंकि वो मेरा प्रायर एक्सपीरियंस था इस जैसे सवालों को सॉल्व करने का, तो उसमें मैंने ग्राफ के जरिए इस तरह के सवालों को सॉल्व किया है, ठीक है। उसमें ये चीज आ चुकी है, क्योंकि जैसे अगर T1 और T2 के बीच में अगर रिलेशनशिप वगैरह लिखने को अगर बोलता ऐसा कुछ, तो उससे रिलेटेड ये सेम सवाल तो मैंने सॉल्व नहीं किया, लेकिन इसी के जैसा मिलता जुलता एकदम सेम यही कि पहला एक्सेलरेशन फिर डिसेलरेशन, तो उस सवाल को मैंने ग्राफिकली ही टैकल किया है, समझे। तो ये चीज आ चुकी है मेरे सामने, इसीलिए मैंने इस अप्रोच के जरिए इस सवाल को टैकल किया। पहले देखो मैं सर अलजेब्रा के थ्रू बनाने की कोशिश कर रहा था, तो उसमें ये दोनों बन रहा था मेरे पास इक्वेशंस, ठीक है, जो कि ज्यादा मददगार नहीं थी। हाँ बोलो। सर 14th वाला जो क्वेश्चन है वो भी सेम ही है, सही है। अच्छा, 14th वाला तो छोड़, आगे इस जैसा सवाल तो एनकाउंटर जरूर करने वाला है, ठीक है क्या। ध्यान रखना, एक दिन के अंदर जितने तुम्हें सवाल एक्चुअल में दिए जा रहे हैं वो सारे के सारे अगर तुम कर लोगे अच्छे से, और इसी तरह से अगर अपना पूरा स्टडी मटेरियल अगर तुम फिनिश करते हो, तो उसके बाद यहाँ हम लोगों की अपनी ड्यूटी खत्म हो जाती है। उसके बाद तुम उस मटेरियल का कैसे इस्तेमाल वहां पर करते हो ये तुम्हारे ऊपर है। टारगेट किस चीज को करना, नया इंटेलिजेंस नहीं लगाना है, बस जो सवाल ऑलरेडी है, जो अपना ऑलरेडी किया हुआ है, उसमें तुम्हारा पूरा ऑलमोस्ट 90% 95% चीजें आराम से सॉल्व हो जाती है बराबर, ठीक है। खैर